नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी राजस्थान की इस खास पेशकश बीच बहस में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम जीवन की बात कर रहे हैं। जीवन जिसकी कल्पना जल के बगैर नहीं की जा सकती। जल जीवन का मूल आधार है, लेकिन आज के इस दौर के अंदर हम इस विषय पर कई सारे सवालों का सामना कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हीं सवालों के जवाब तलाश लें। जब हमने सारी दुनिया में नज़र दौड़ाई तो हमें एक ऐसी शख्सियत पर वो सर्च जाकर टिकी जिसके बगैर आज के इस प्रोग्राम के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, जिनका नाम जल के साथ जुड़ चुका है। जी हाँ, दुनिया की मशहूर शख्सियत का नाम है वाटरमैन राजेंद्र सिंह साहब। आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। जल को लेकर के आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। धन्यवाद। ये सौभाग्य आज के इस कार्यक्रम में हम जिस विषय से संबंधित जानकारियाँ या सवालों के जवाब तलाश रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके ज़रिए उन जवाबों को हम सतही तौर पर नहीं बल्कि बहुत गहराई तक जानेंगे। प्रकृति को पूजने वाला हमारे देश, जिसने अपनी तरफ से हर वो मुमकिन प्रयास किया कि प्रकृति के साथ जीवन को सजाए संवारे, आखिर जल के इस मामले में क्यों लगातार पिछड़ता जा रहा है। और भारत की इस भूमि जिसे हम राजस्थान कहते हैं, जहाँ पर जल को लेकर के हमेशा ये सोचा गया है कि उसको किसी भी तरह से बर्बाद ना किया जाए, आखिर इन सवालों के जवाब हमें कहाँ और किस तरह से मिल सकते हैं। भारतीय आस्था और पर्यावरण की और पानी की रक्षा का काम हम दुनिया में सबसे पहले से कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे संस्कार में, हमारे व्यवहार में जल सचमुच हमारा जीवन है। इसीलिए जल को हम अपना भगवान मान के, अपना नारायण मान के, कभी भी शुद्ध जल में गंदे जल को नहीं मिलने देते थे। वर्षा की निकली हर बूंद को पकड़ के उसको उचित स्थान पर रखने का प्रावधान भारत के समाज ने बहुत पहले किया था। तालाब, जोहट, ये सब बनाने का। लेकिन हमारी विकास की लंबी दौड़ में हम अपनी आस्था को और अपने पानी के सम्मान को भूल गए। आप जानते हैं कि भारत दुनिया में एकमात्र देश है जो जल के सम्मान से अपने जीवन को शुरू करता है। हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो उसका सम्मान हम जल से ही करते हैं। और अपने जीवन के लिए जितना जल उपयोग किया उतना ही इस प्रकृति को दें, ऐसा भाव हमारे मन में, हमारे परिवारों में, हमारे संस्कार और व्यवहार में डाला जाता था। मुझे याद है अपनी एक घटना, जब मैं 11 साल का था। मेरा दोस्त रोज़ हमारे घर खेलने आता था। एक दिन मेरा दोस्त नहीं आया तो मेरे दादा से मैंने कहा कि आज तो सुखपाल खेलने नहीं आया। तो उसने कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, हम दोनों खेलेंगे। तो जहाँ मेरे दादा की खाट जाती थी वहीं दादा की जो पानी की मटकी थी वो जाती थी। तो दादा तो मेरे साथ खेलने वाले नहीं थे, लेकिन दादा मेरे खेलने की जगह पर अपनी खाट बिछा के बैठे थे। और हम तो खेल रहे थे। तो खेल में तो हम भूल गए थे कि दादा की मटकी आज यहाँ रखी है। तो हम गेंद से खेल रहे थे। गेंद जो है दादा की मटकी में लग गई और मटकी फूट गई। मेरा वो दादा जो मुझे अत्यंत प्यार करता था, पता है क्या कहता है? राजेंद्र, तूने जितना पानी बिगाड़ा है ना, तेरी उम्र के इतने दिन घट गए। इसका मतलब भारत के लोगों में पानी का जो ऑडिटर जनरल था, जो कंट्रोलर था, वो कोई व्यक्ति नहीं था, वो भगवान था। और भारत का भगवान कौन है? भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नय से नीर। ये जो पंच महाभूत है ये भगवान है। संस्कृत सूत्रों की भाषा है, हिंदी भी सूत्रों की भाषा है। इसीलिए जब ये भगवान शब्द बना होगा, उस वैदिक काल में पंच महाभूतों को भगवान मान के उसमें जल जो है वो सबसे आखिर में इसलिए आता है नीर, क्योंकि वो इन चार महाभूतों को जोड़ के रखता है। तो जो चार महाभूतों को जोड़ के रखने वाला है
वो नीर, नारी और नदी को नारायण मान के अपने जीवन को पानीदार बनाता था। नीर माने जीवन, जल, नारी माने जननी, जन्म देने वाली, नदी माने प्रवाह देने वाली। इंसान को जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने इंसान के जीवन में प्रवाह होते हैं वो सारे के सारे प्रवाह नदी के प्रवाह से जुड़े होते हैं। इसलिए भारत के लोग नीर, नारी और नदी को नारायण कहते थे। हमारी ये जो भारतीय आस्था थी ये पानी की संरक्षक और पर्यावरण की रक्षक थी। तो राजेंद्र जी, फिर क्यों आज ये सवाल प्रासंगिक हो गया है कि जिस जल को पूजने वाली हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब एक दूसरे को साथ लेकर के और साथ ही साथ जल के संचयन करने वाली बात, क्योंकि मुझे भी याद आता है बचपन के अंदर हम छोटे छोटे सिकोरों के अंदर जहाँ पक्षियों के लिए पानी रखा करते थे, परिंदों के लिए पानी रखा करते थे, घर के बाहर एक छोटा सा जोहड़ इसलिए बना दिया जाता था कि वहाँ पर आने वाले गाय, भैंस और कुत्ता भी पानी पी ले, और ये बात बच्चों को सिखाई जाती थी। तो अब हम इस आज के इस युग के अंदर, या यूँ कहें कि विकास की इस दौड़ के अंदर जल की महत्ता को भूले बैठे हैं, या आपको लगता है कि इसकी कुछ और वजह भी है? इसकी एक बड़ी खास वजह है। जब हमारा दादा दादी, नाना नानी इस जल के साथ, इस प्रकृति के साथ हमारे प्यार के रिश्ते कायम करते थे, वो अब हमारी आधुनिक शिक्षा में टूट गए हैं। आधुनिक शिक्षा में तकनीक और इंजीनियरिंग इस नेचर को मैक्सिमम यूज करने के लिए पढ़ाई जाती है। हमारा हर अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी उस साइंस से टूट गई है जो साइंस इंसान में संवेदना पैदा करती थी। द साइंस विद सेंस। जब इंसान पानी के काम को करता था तो उसके अंदर का पानी उसके बाहर के पानी से मिल जाता था। शरीर का, आँखों का पानी जब इस प्रकृति की बूंदों से मिलता है तो वो वैसा ही पानीदार बन जाता है जैसी ये प्रकृति है। इसलिए ये जो हमारी आधुनिक शिक्षा है इसमें हम प्रकृति के पोषण की चीज़ें भूल गए हैं। हम प्रकृति का शोषण, प्रदूषण और अतिक्रमण करने लगे हैं। ये जो हमारी आधुनिक शिक्षा है, इस आधुनिक शिक्षा ने 3 बड़े संस्कार हमें नए डाल दिए हैं। मैनेजमेंट हमें अतिक्रमण पढ़ाता है, कॉमन प्रॉपर्टी का एनक्रोचमेंट पढ़ाता है, इंजीनियरिंग हमें एक्सट्रैक्शन एंड ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचर पढ़ाती है, और सोशल साइंस कहती है कि देखो अब तुम पीएचडी हो गए हो, अब मेहनत करके खाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे काम करने को, इस प्रकृति के सम्मान को, इस प्रकृति के व्यवहार को, इस प्रकृति के संस्कार को हमारी सोशल साइंस छीन लेती है। तो ये जो शिक्षण ने हमारे जीवन में अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण बढ़ाया है, उसके कारण भारत बेपानी होता जा रहा है। भारत की कोई जगह नहीं है जहाँ बारिश ना होती हो, भारत का कोई स्थान नहीं है जहाँ पानी ना हो, लेकिन हमारी तकनीक ने, इंजीनियरिंग ने हमें डिस्चार्ज करना सिखा दिया है। तो हम आज सब जगह से डिस्चार्ज कर रहे हैं। 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो गए हैं। 2,65,000 गांव जिनके पास अब शुद्ध जल नहीं है पीने के लायक। तो ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस हमारी भोग के कारण हुई है। हम विकास के लालच में डूब गए हैं। तो जब हमें विकास का लालच लग जाता है, जब हम लालची हो जाते हैं, तब फिर प्रकृति से, अपने पसीने से प्रकृति में पानी पैदा करना भूल जाते हैं। इसलिए ये जो हमारी इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम थी, ये जो हमारी इंडियन विजडम थी, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है हमारे दिमाग से, और उसके कारण हमारे जीवन में बिगाड़ आ गया है, और उस बिगाड़ ने हमारे जीवन में विनाश का काम शुरू कर दिया है। इसलिए दोस्त, मैं इतना ही कहूँगा कि अभी भी भारत दुनिया के अच्छे देशों में है। अभी भी भारत बेपानी होकर उजड़ नहीं रहा है। नहीं तो अफ्रीका, सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के लोग जब यूरोप के शहरों में जाते हैं तो यूरोपियन कहते हैं अरे क्लाइमेटिक रिफ्यूजी आ गए। कम से कम अभी हम लोगों की इज्जत बनी हुई है कि हमें कोई क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं कहता। लेकिन जिम्मेदारी हमारे लिए ये भी है कि हम इज्जत को बनाए रखें, और शायद यही वजह रही है कि प्रधानमंत्री अपनी तरफ से समय से पहले जागरूक हो गए हैं और उन्होंने वो कोशिशें की हैं जिसको लेकर के हमें
आम जन को भी जागरूक करना चाहिए। आपने लालच की बात की, मुझे महात्मा गांधी की वो कथन याद आता है कि उन्होंने कहा कि प्रकृति हमारी ज़रूरत के लिए भरपूर देती है, लेकिन हाँ, उसके पास हमारे लालच के लिए बहुत कुछ नहीं है, शायद वो हमसे तब हार जाती है। और जब हम बात करते हैं बारिश की, आपने ख़ुद ने जिक्र किया, हमारी ज़रूरत का पानी है, लेकिन हम उस पानी का इस्तेमाल कैसे करें, उसका संचय कैसे करें, कैसे हम अपनी ज़रूरत को फुलफ़िल करें, बजाय इसके कि हम अपनी इस लालच रूपी हमारे मंतव्य को पूरा करें। तो जल को संचय करने का क्या एक प्रोविज़न हो सकता है, क्योंकि नदियाँ लगातार बह रही हैं, बारिश हर साल अपने साइकिल पर आती हैं, हालांकि अनियंत्रित ज़रूर हो गई हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे कुकर्मों की वजह से, लेकिन किस तरह से हम इसको वापस, इस जल संचय की इस विधा को, इस आदत को हम वापस बनाए, जो प्रधानमंत्री कैच द वाटर रिफॉर्म की बात कहते हैं। तो देखिए, बापू ने कहा था कि ये प्रकृति, ये सृष्टि हम सबकी ज़रूरत पूरी करती है, लेकिन लालच एक भी व्यक्ति का पूरा नहीं कर सकती। तो ये जो हमारा लालची विकास है, इस लालची विकास का सपना हमें विनाश के रास्ते पर लेके जाता है। यदि हम अपने उस सपने को छोड़कर अपनी श्रम निष्ठा से, अपने प्रकृति के सम्मान से, अपनी सृष्टि के सम्मान से, बादल से निकली हर बूंद को पकड़ के धरती के पेट में रख दें, तो फिर धरती में से सूरज चोरी नहीं कर सकता। फिर इंसान और इस सृष्टि, वन वाटर वन प्लैनेट, ये जो जल है ये एक है और ये दुनिया भी एक है। तो इस जल और इस दुनिया का जो एक रिश्ता है, उस रिश्ते को कायम रखने की अब हमें अत्यंत ज़रूरत है। हम जहाँ बादल बरसाता है, वहीं उसको छोटे छोटे चेक डैम, बांध, जोहर, गली प्लगिंग, नाला बंडिंग करके जहाँ वो दौड़ता है वहाँ चलना सिखा दें। जब वो चलने लगे तो उसको रेंगना सिखा दें। जब वो रेंगने लगे तो उस जल को पकड़ के धरती के पेट में बैठा दें। फिर उसको सूरज की नज़र ना लगेगी, वो उड़ेगा नहीं। जब तुम्हें ज़रूरत हो तो उस जल को निकाल के जीवन चला लें। ये है हमारी संवेदनशील साइंस, ये है साइंस विद सेंस। ये इंडियन प्यूपिल साइंस है, ये भारत के ज्ञान की संवेदनशील विज्ञान है। लेकिन आज हम इस विज्ञान को भूल रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राजस्थान के लोग अभी भी इस दुनिया को ये रास्ता दिखा सकते हैं। इस दुनिया में एकमात्र राजस्थान है जिन्होंने पिछले 38 सालों में, 38 साल पहले जो लोग विस्थापित हो गए थे, बेपानी होकर अपना गांव छोड़ के शहरों में मजदूरी करने चले गए थे, उन्होंने अपनी ज़मीन पर बरसे हुए पानी को, अपनी ज़मीन पर बोल रहा हूं, किसी और का लेकर नहीं आए, किसी डैम का, किसी इरिगेशन का पानी लेकर नहीं आए, धरती में से भी नहीं निकाला। जो भी बादलों ने उनको दिया, उन बादलों से निकली हर बूंद को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के धरती के पेट में रख दिया। दिक्कत यह है कि ये जो मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, ये केवल सरफेस के फ्लो को बढ़ाती है। सरफेस के फ्लो को कैसे डैम बना के डैम कर सकते हैं, वो जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग है उसको साइंस विद सेंस के इंटीग्रेट नहीं करती। मेरा टीचर अनपढ़ था, एक दिन स्कूल नहीं गया था, उसने मेरी 2 दिन में 2 PhD कंप्लीट कराई। पहले दिन चमड़े के चरस में बैठा के सूखे कुएं में नीचे उतार दिया, 25 कुएं दिखाए और 25 कुएं दिखा के मुझसे पूछा कि अब तेरी समझ में आ गया धरती का पेट कैसा है। जहां सीधी सड़क थी उसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर, हिंदी में कहते हैं सीधी झीर, दरार। बोला जहां सीधी झीर छे ना, सड़ छे, वठे पानी रोक देगा तो सबको पानी मिल जाएगा, कुएं में पानी आ जाएगा। तो सबसे पहले उसने धरती के पेट का विज्ञान समझाया, फिर धरती के ऊपर का इंजीनियरिंग और तकनीक समझाई। जहां पर स्टीप स्लोप थे वहां कॉन्वेक्स डिजाइन के उल्टे बांध बनाने का काम सिखाया, जहां जेंटिल स्लोप थे वहां सीधे डैम बनाने का काम सिखाया, जहां
नेचुरल डिप्रेशन था, वहाँ कौन के बांध बनाने का डिज़ाइन बताया। तो उसने मुझे नेचुरल इंजीनियरिंग सिखा दी। एक दिन में मेरी नेचुरल इंजीनियरिंग में पीएचडी कंप्लीट कराई और एक दिन में जियो हाइड्रो साइंस में 25 कुएं दिखा के कराई। कहीं ना कहीं हमारा पारंपरिक ज्ञान इस मामले में ज़्यादा समृद्ध रहा है, जिन्होंने अपनी तरफ से चीज़ों को देखा, समझा और उसको आने वाले वक्त के लिए संजोने के साथ साथ दूसरों तक पहुंचाया। यहीं एक जल साक्षरता को लेकर के भी बात की जाती है, जिसके लिए आप खुद पानी और पर्यावरण को बचाने के लिए एक जल यात्रा निकाल रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है लोगों को इसकी महत्ता के बारे में, बड़ी आसानी से उपलब्ध है इसलिए भरपूर खर्च करो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जहाँ यूनाइटेड नेशन कहता है कि तकरीबन 25-30 लीटर पानी एक व्यक्ति की ज़रूरत के लिए पूरा होता है, लेकिन वहीं पे हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो हम 200 से 250 लीटर पानी पर व्यक्ति खर्च करने के बावजूद भी ये कहते हैं कि पानी नहीं है। आपको क्या लगता है इस तरह की यात्राएँ लोगों के अंदर कितनी जागरूकता पैदा करती हैं और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, ये जो तीसरा विश्व युद्ध है वो जल के लिए होगा, और जो अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए उनसे अलग करैक्टर होगा इस तीसरे विश्व युद्ध का। तीसरे विश्व युद्ध से यदि दुनिया को बचाना है तो दुनिया में जल साक्षरता की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में जल है, लेकिन जल पर कब्जा करने वाले, तुम्हें ताज्जुब होगा कि भारत कितना फॉर्चुनेट कंट्री है यार। भारत अंग्रेजों की लंबी गुलामी के बावजूद भी इस देश का एक अंग्रेज का हिम्मत नहीं हुआ कि हमारे पानी की मालिक वो वहाँ की अपनी अंग्रेजी कंपनी को बना दे, क्योंकि जब भी उसने पानी की मालिकी देने की कोशिश की तो भारत के लोगों ने अपनी आस्था के नाम पर उनसे लड़ाई लड़ी और पानी को वो निजीकरण नहीं कर पाए। मैं पिछले 6 सालों से दुनिया देख रहा हूँ। दुनिया भर में जहाँ इन फ्रांसीसियों का राज था, अंग्रेजों का राज था, उन्होंने सारा पानी उन्होंने अपनी अपनी कंपनियों को, अपने देश की कंपनियों को मालिक बना दिया था। भारत में नहीं बना नहीं हो पाया। ये क्या खूबी है भारत की, ये क्या विशेषता है भारत की। क्योंकि भारत दुनिया में जहां 6R नहीं है, भारत के 6R हैं पानी के बारे में। रेस्पेक्ट, रिड्यूस यूज, रिट्रीट, रिसाइकल, रीयूज एंड रिजुनेट दिस प्लेनेट बाय वाटर। कोई नहीं जानता दुनिया में। इसी आस्था के कारण हम अंग्रेजों को अपना पानी का निजीकरण नहीं करने दिया था, अब हो रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए कि एक तरफ संरक्षण और दूसरी तरफ अनुशासित होकर जल का उपयोग करना, लेकिन इसके लिए जो एक कॉम्प्रहेंसिव वाटर लिटरेसी मूवमेंट चाहिए पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरे राजस्थान को, पूरे अलवर और भारत, सबको चाहिए। मैं पिछले 3 सालों से बराबर भारत सरकार को भी कह रहा हूँ कि भाई हमें एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट की ड्राइव लेनी चाहिए। उन्होंने कैच द रेन्स शुरू तो किया है, बट जिस तरह की पीपल ड्रिवन मूवमेंट चाहिए वो नहीं बनी। जब तुम ऊपर से मूवमेंट बनाते हो तो लोग जब तक तुम कुछ देते हो तब तक सुनते हैं, जब नहीं देते तो नहीं सुनते, फिर तुम्हें लात मार के चले जाते हैं। ये हम आपकी जल यात्रा के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। किस तरह से हमने इस वर्ष 2021 में 19 मार्च से 25 मार्च तक ये विश्व जल सप्ताह है। तो हमने 19 से लेकर 22 तक जो जल के लिए देश भर में काम करने वाले लोग हैं उनका शिक्षण, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और वो कैसे दूसरे लोगों को तैयार करेंगे वो। और 22 मार्च को तरुण आश्रम भीकमपुरा से हम पूरा एक मार्च शुरू कर रहे हैं वाटर लिटरेसी के लिए। उसका नाम है पानी पर्यावरण मेवात संवाद यात्रा। मेवात हम इसलिए कह रहे हैं कि वो मेवात के चारों राज्यों में ही वो यात्रा जाएगी। तो ये यात्रा यहाँ होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल देश भर की जो बड़ी नदियां हैं उनमें क्या हुआ है कि ऊपर का पानी बड़ी इंडस्ट्री ने पोल्यूट कर दिया या उठा लिया है, तो नीचे का पानी जाना बंद हो गया है या ऊपर बड़े डैम बना दिए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नदियों के जो झगड़े हैं उन झगड़ों को मिटाने के लिए एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट सारी नदियों में चलाएं। क्योंकि जब नदियों के लोग नदी के पानी को समझने लगते हैं तब वो पानी को प्यार करने लगते हैं और फिर जो पानी के झगड़े होते हैं उनको मिटाने लगते हैं। तो इसलिए हमने एक
ये जल चेतना यात्रा, उसको जल साक्षरता यात्रा नाम है उसका, और इसको हमने भारत पुनर्निर्माण कहा है। देखिए, भारत अब बेपानी हो रहा है, तो भैया भारत को पानी का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक समस्या जल्दी ही आने वाली है, उसको लेकर के पहले ही तैयारी कर लें तो हम 2 कदम आगे होंगे। एक नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, आने वाली जनरेशन को अवेयर करना है, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त को सिक्योर करने के जैसा होता है। आप नए युवाओं के अंदर कैसा रुझान देखते हैं जब आप इस तरह की बातें या इस तरह के मिशन के साथ उनको जोड़ते हैं? तो देखो, हम भारत के लोग जरा भगवान के लाडले बेटे हैं, और ये जो लाडले होते हैं जल्दी बिगड़ जाते हैं। तो अभी जिनको पानी मिल रहा है उनकी आंखों में पानी नहीं है, उनके दिल दिमाग में पानी नहीं है, तो उनके आंखों और दिल दिमाग के साथ पानी को कैसे जोड़ें, उसके लिए हमने उनको एक विज्ञान समझाया है कि यदि तुम हेल्दी रहना चाहते हो तो तुम्हारे पानी का हेल्दी होना ज़रूरी है, तुम्हारी नदी का हेल्दी होना ज़रूरी है, तुम्हारे तालाब का हेल्दी होना ज़रूरी है, और तुम्हें ज़्यादा दिन जीना है। मेरे जैसे जो 65 साल के हो रहे हैं उनको कम जीना है, तुम्हें तो भाई अभी 20 साल हुई है तो ज़्यादा जीना है। तो यदि तुम्हें ज़्यादा जीना है तो फिर अपने पानी को स्वस्थ रखने के लिए हम पानी को बचाने और अच्छे पानी में गंदा पानी ना मिले, इसके लिए काम करने, हमें रिवर और सीवर को सेपरेट करना होगा। हमें जो गंदा पानी है उसको अच्छे पानी में मिलने से बचाना होगा, और अनुशासित होकर पानी का उपयोग करना होगा। और हमारे जो क्रॉप पैटर्न है ना, हमारा जो फसल चक्र है, तुम्हें मालूम है सबसे ज्यादा पानी हम अपनी खेती में खर्च करते हैं। कृषि क्षेत्र 92% पानी लगभग हमारा सरफेस, सब सरफेस, अंडरग्राउंड खेती में खर्च हो रहा है। तो जिसमें सबसे ज्यादा पानी खर्च हो रहा है वो है खेती। हम यदि इस क्लाइमेट चेंज के कारण जो रेन पैटर्न बदले हैं, अब बादलों का कुछ पता नहीं होता, कब बदलेंगे, कब बरसेंगे, कब आएंगे, इरेटिक रेन्स होती हैं, क्लाउड ब्रस्ट होते हैं। तो इन बदलते जलवायु परिवर्तन को, मैं इसको हिंदी में लोकल भाषा में कहूँ, धरती को चढ़ते बुखार और मौसम के बिगड़ते मिजाज को ठीक करने के लिए हमारे किसानों को अपना फसल चक्र वर्षा चक्र के साथ जोड़ना होगा। और यदि वो अपना फसल चक्र वर्षा चक्र के साथ जोड़ देगा तो फिर उसका जो मिट्टी का कटाव है और मिट्टी का जो जमाव है वो भी रुकेगा, और मिट्टी में नमी होगी, और मिट्टी में नमी होगी तो उसकी पैदावार बढ़ेगी। इसलिए हमें अपने फसल चक्र को वर्षा चक्र के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, तभी हम अपनी धरती का बुखार ठीक कर सकेंगे और मौसम का मिजाज ठीक कर सकेंगे। मैं आपसे एक बात कह रहा था जो अधूरी रह गई, उसको पूरी करना चाहता हूँ। हम राजस्थान के लोग ही हैं जिन्होंने दुनिया में ये जो हमारे वातावरण में 4 तरह की गर्मी है, सूरज से आती है लाल गर्मी, जिसको हम अल्ट्रा हीट कहते हैं, रेड हीट कहते हैं। वो लाल गर्मी यदि नंगी धरती पे पड़ती है तो वहाँ का टेम्परेचर ऊपर उठ जाता है, माइनिंग एरिया में पड़ती है। वही गर्मी यदि समुद्र पे पड़ती है तो वो नीली गर्मी में बदल जाती है, जिससे वापस बादल बन जाते हैं, जिससे वो H2O को समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेट करके बादल बना के नीली गर्मी, फिर वो हरी गर्मी की तरफ जाती है। हरी गर्मी जंगल होता है, और फिर जब ये हरे जंगल पे बरसती है तो वो पानी मिट्टी में मिलकर पीली गर्मी को पैदा कर देता है। उसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। तो भारत में नहीं, पूरी दुनिया में एकमात्र एरिया है जहाँ क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, कहीं ना कहीं हम इस मामले में जागरूक ज़रूर है, लेकिन हमें और जागरूक होना। अंत में आखिर के अंदर आपका हमारे युवाओं को, हमारे दर्शकों को वो कौन सा संदेश हो जो एक वाटरमैन अपनी तरफ से अपने आज की जनरेशन, आने वाली जनरेशन की तरफ के से उम्मीद करता है? मैं अपने युवा दोस्तों से इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, यदि आपको स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है, समृद्ध बनना है, तो इस प्रकृति से उतना ही पानी लो जितना तुम पानी उसको दे सकते हो। सुबह उठते के साथ दांत धोने से लेकर और आप शाम को सोने तक जितने अपने निजी जीवन में पानी का उपयोग करते हो, सोचो कि कैसे कम कर सकते हो, उसका उपयोग कैसे वो ठीक से उपयोग कर सकते हो, अभिष्ट उपयोग। फिर देखो कि तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे कस्बे में जो पानी बरसता है उसका कैसे संरक्षण कर सकते हो। तो एक तरफ हमें अपने जीवन में कम जल का उपयोग करना, दूसरी तरफ जल का संरक्षण करना, और तीसरी तरफ हमें जल उपयोग की दक्षता और कुशलता बढ़ा के
कम खर्च करके अधिक उत्पादन लेना, यही युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना है और इसी से युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। यकीनन जल के बगैर जीवन संभव नहीं है और जल को लेकर के हमारी जागरूकता यही होनी है कि हम उसका किस तरह से संरक्षण करें, संचयन करें। लापरवाह बेपरवाह ज़िंदगी हमें और आपको हमेशा किसी गलत मोड़ पर लेके जाती है और उसको सही मोड़ पे लाने के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को जागरूक करना होगा, जिम्मेदार बनना होगा। आज के इस कार्यक्रम में अब वक्त हो गया कि हम आपको हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान वाटरमैन राजेंद्र सिंह साहब को दे बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ की और लोगों को जल की महत्ता के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। अगले और कार्यक्रम में हम किसी खास मुद्दे को लेकर के फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझीब को दीजिए अनुमति। नमस्कार।